students, it's Anuradha ma'am here. Welcome to my YouTube channel Make Concept Easy. आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको स्ट्रेस अप्रेजल डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी जो लेजरिस ने दिया है। देखो, हमारी लाइफ की जर्नी हमेशा स्मूथ नहीं होती। लाइफ में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। कई बार हमारे सामने फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं, कई बार हमें अपने मन चाहे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन नहीं मिलता, कई बार हमें रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना पड़ता है, कई बार सोशल ब्रेकअप हो जाता है, हमारे किसी फ्रेंड से ब्रेकअप हो जाता है, फैमिली में ब्रेकअप हो जाता है, कई बार हमें नेचुरल डिजास्टर्स जो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं उन्हें भी फेस करना पड़ता है, जैसे सुनामी हो गया, फ्लड हो गया, फिर कभी अर्थक्वेक आ जाता है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स अनअवॉइडेबल होती हैं, जो स्ट्रेस क्रिएट करती हैं, वो हमें लाइफ में फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन डिग्री ऑफ स्ट्रेस वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। देखो, हर पर्सन का स्ट्रेस को परसीव करने का वे अलग होता है। हर पर्सन अलग तरीके से उसे कॉप अप करता है, उसकी एबिलिटी ऑफ हैंडलिंग डिफरेंट होती है। तो आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको यही एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरह से हम स्ट्रेस के साथ कॉप करते हैं। देखो, लेजरिस ने 2 लेवल अप्रेजल दिया है। फर्स्ट है प्राइमरी लेवल ऑफ अप्रेजल, दूसरा है सेकेंडरी लेवल ऑफ अप्रेजल। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ प्राइमरी स्ट्रेस अप्रेजल क्या होता है। प्राइमरी स्ट्रेस अप्रेजल में होता है नेगेटिव इवेंट्स आर अप्रेज्ड फॉर हार्म, थ्रेट एंड चैलेंज। देखो, सबसे पहले अप्रेजल का मतलब बताती हूँ। अप्रेजल का मतलब होता है इवैल्यूएशन। जब आप किसी चीज को इवैल्यूएट करते हैं, जज करते हैं, एसेस करते हैं, उसका मतलब होता है अप्रेजल। जब आप स्ट्रेस को अप्रेज करते हैं तो सबसे पहले आप स्ट्रेस के बारे में 3 चीजें इवैल्यूएट करते हैं, 3 चीजों के बारे में जज करते हैं। पहली है हार्म, दूसरी है थ्रेट और तीसरी है चैलेंज। हार्म क्या होता है? हार्म में हम उस डैमेज को इवैल्यूएट करते हैं, उस डैमेज को चेक करते हैं जो इस इवेंट की वजह से पास्ट में हमें एक्सपीरियंस हुआ है। दूसरा है थ्रेट। थ्रेट में हम पॉसिबल एक्सपेक्टेशंस देखते हैं जो इस स्ट्रेस की वजह से कोज हो सकती हैं। यानी ये जो स्ट्रेसफुल इवेंट आई है, ये फ्यूचर में हमारे लिए किस तरह की क्रिटिकल कंडीशन क्रिएट कर सकती है, ये हम एसेस करते हैं। तीसरी है चैलेंज। चैलेंज में हम पॉसिबल एक्सपेक्टेशंस को चेक करते हैं कि किस तरह से हम इस ड्रेडफुल सिचुएशन से ओवरकम कर सकते हैं, कैसे हम इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से डील कर सकते हैं। तो आपको 3 चीजें चेक करनी है। देखो, जब भी किसी की लाइफ में स्ट्रेस आता है तो सबसे पहले वो 3 चीजें ही इवेल्युएट करेगा कि इस सिचुएशन ने मुझे पास्ट में क्या हार्म दिया है, इस सिचुएशन की वजह से मुझे क्या डैमेज हुआ था। दूसरा, वो पॉसिबल एक्सपेक्टेशंस देखेगा कि इस सिचुएशन की वजह से मुझे फ्यूचर में क्या डैमेज हो सकता है। और तीसरी, वो अपनी एबिलिटीज, अपने पोटेंशियल को चेक करता है कि किस तरह से मैं इस सिचुएशन से ओवरकम करूं। तो ये होगा प्राइमरी अप्रेजल। प्राइमरी अप्रेजल में आपको 3 चीजें किस तरह से लिखनी है। सबसे पहले आप लिखेंगे हार्म। हार्म में आप क्या लिखेंगे? असेसमेंट ऑफ डैमेज दैट इवेंट हैज ऑलरेडी कॉज्ड। यानी हम उस डैमेज को एसेस करते हैं, उस डैमेज को चेक करते हैं जो इस स्ट्रेसफुल इवेंट की वजह से हम ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हैं। दूसरा आ जाएगा थ्रेट। थ्रेट में आप क्या लिखेंगे? असेसमेंट ऑफ फ्यूचर पॉसिबल डैमेज। यानी आप उस डैमेज को एसेस करेंगे, उसे आप एंटिसिपेट करेंगे जो फ्यूचर में होने वाला है। आप पहले से ही उस चीज को एंटिसिपेट कर लेंगे, इवेल्युएट कर लेंगे, जज कर लेंगे जो इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन की वजह से फ्यूचर में अराइज हो सकता है। ये आप लिखेंगे थ्रेट में। और तीसरा आएगा चैलेंज। चैलेंज में आप कैसे लिखेंगे? एक्सपेक्टेशन ऑफ द एबिलिटी टू कोप विद स्ट्रेसफुल इवेंट। इस स्ट्रेसफुल इवेंट से हम कैसे कॉप करेंगे, यानी इस प्रॉब्लम को हम कैसे डील करेंगे, किस तरह से इस एडवर्स सिचुएशन को हम ओवरकम करेंगे, ये हम एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। तो समझ में आ गया आपको प्राइमरी अप्रेजल क्या होता है। प्राइमरी अप्रेजल में 3 चीजें आएंगी। पहली आएगी हार्म, दूसरी आएगी थ्रेट और तीसरा आएगा चैलेंज। अब मैं आपको समझाती हूँ सेकेंडरी अप्रेजल। देखो, सेकेंडरी अप्रेजल क्या होता है? इसमें हम रिसोर्सेज चेक करते हैं
कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए। देखो, लाइफ में जब भी कोई स्ट्रेसर आता है, कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ जाती है, तो हम अपने रिसोर्सेज चेक करना शुरू कर देते हैं कि क्या हमारे पास सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, इस एडवर्स सिचुएशन को इफेक्टिवली हैंडल करने के लिए। तो रिसोर्सेज कैसे हो सकते हैं? रिसोर्सेज फिजिकल हो सकते हैं, पर्सनल हो सकते हैं और सोशल हो सकते हैं। अगर हमारे पास हर तरह के रिसोर्सेज सफिशिएंट है तो किसी भी स्ट्रेसर को हम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली डील कर सकते हैं और उस एडवर्स सिचुएशन से, उस प्रॉब्लमेटिक इवेंट को हम इजिली ओवरकम कर सकते हैं। तो आप कैसे लिखेंगे सेकेंडरी अप्रेजल में? वी एसेस आवर ओन कैपेसिटी टू डील विद द स्ट्रेसर एंड वी चेक सफिशिएंट रिसोर्सेज टू कोप विद द इवेंट्स। देखो, सेकेंडरी अप्रेजल में सबसे पहले हम एसेस करते हैं, सबसे पहले हम चेक करते हैं आवर ओन कैपेसिटी टू डील विद द स्ट्रेसर। जो भी स्ट्रेसफुल इवेंट हमारे सामने आया है उसे रिस्पॉन्स करने के लिए, उसे डील करने के लिए सबसे पहले हम अपने पोटेंशियल को चेक करते हैं, हम अपनी एबिलिटीज को चेक करते हैं कि क्या हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ है, क्या हम इतने कैपेबल हैं कि इससे हम इजिली ओवरकम कर पाए, इस स्ट्रेसर को हम इजिली रिमूव कर दें। इसके साथ साथ हम अपने रिसोर्सेज को भी चेक करते हैं कि हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, क्या वो रिसोर्सेज सफिशिएंट है इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए। तो कौन कौन से रिसोर्सेज आते हैं? सबसे पहले आता है फिजिकल रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज में हम चेक करते हैं मनी, एसेट्स और मेडिकल केयर। देखो, सबसे पहले किसी भी प्रॉब्लम को डील करने के लिए हमें मनी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम फाइनेंशियली स्ट्रोंग हैं तो हम किसी भी स्ट्रेसर को इजिली ओवरकम कर सकते हैं। फिजिकल रिसोर्सेज में मनी के साथ साथ आप अपनी एसेट को भी चेक करते हैं, उन्हें भी एस्टिमेट करते हैं कि इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए क्या हमारे पास सफिशिएंट लैंड है, बिल्डिंग है। जो भी हमारे पास एसेट होती है उसको हम इवेल्युएट करना शुरू कर देते हैं कि इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए क्या हमारे पास सफिशिएंट रिसोर्सेज है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, अब कोविड की सिचुएशन चल रही है, सपोज एक पर्सन कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है, तो सबसे पहले वो अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को चेक करेगा, अपने फिजिकल रिसोर्सेज को चेक करेगा। अगर उसके पास सफिशिएंट मनी है तो वो अच्छे से हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज होकर के अपनी अच्छे मेडिकल केयर के थ्रू अपना इलाज करवा सकता है। तो सबसे मस्ट होता है फिजिकल रिसोर्सेज का सफिशिएंट होना किसी भी सिचुएशन से, किसी भी एडवर्स सिचुएशन से डील करने के लिए। तो वो सफिशिएंट होंगे तो हम किसी भी एडवर्स सिचुएशन को इजिली रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। दूसरा है पर्सनल रिसोर्स। देखो, पर्सनल रिसोर्स में हम क्या देखते हैं कि हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, हमारी कॉपिंग स्किल्स होनी चाहिए। देखो, जब हमारी वे ऑफ थिंकिंग पॉजिटिव होती है, हम ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, तो हर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन का हम कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। जब हमारा परसेप्शन पॉजिटिव होता है तो हर स्ट्रेसफुल सिचुएशन को हम इजिली ओवरकम कर जाते हैं। जैसे एक पर्सन जिसको इन्फेक्शन हुआ है कोविड से, तो वो पर्सन अगर इजिली इसको ओवरकम करना चाहता है तो उसकी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। उसको ऐसा लगना चाहिए कि डेफिनेटली ये एक छोटी सी बीमारी है, मैं इससे इजिली ओवरकम कर जाऊंगा। जैसे एक सिंपल फीवर होता है, कोविड भी एक सिंपल फीवर की तरह से है और वो अपनी इम्यूनिटी डेवलप करके इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से इजिली ओवरकम कर सकता है। तो इसमें यही होता है कि पर्सन के अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए, उसकी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, मेंटली वो प्रिपेयर होना चाहिए उस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से डील करने के लिए। क्लियर? अब देखो, तीसरा आता है सोशल रिसोर्सेज। सोशल रिसोर्सेज में क्या आ जाएगा? फैमिली एंड क्लोज फ्रेंड्स। देखो, अगर डिफिकल्ट सिचुएशन में आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स आपके साथ खड़े हैं तो किसी भी एडवर्स सिचुएशन से आप इजिली ओवरकम कर जाएंगे, क्योंकि जब सब आपके साथ होते हैं तो आपको लेस स्ट्रेस फील होता है। लेस स्ट्रेस फील होने की वजह से आप उस सिचुएशन को इजिली हैंडल कर लेते हैं, उसके साथ इजिली कोप अप कर लेते हैं, क्योंकि आपको मैन पावर सपोर्ट अच्छी मिलती है,
आपके साथ सोशल सपोर्ट बहुत पॉजिटिव है। जब आपको सोशल सपोर्ट मिलती है तो आपका मोरल अप होता है, आप मोटिवेटेड फील करते हैं और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट स्ट्रेसर से भी आप इजिली डील कर सकते हैं, डिफिकल्ट सिचुएशन को भी आप इजिली ओवरकम कर सकते हैं। तो ये तीनों आ जाएंगे आपके सेकेंडरी अप्रेजल में। तो सेकेंडरी अप्रेजल में ये 3 पॉइंट आएंगे। पहला आ जाएगा फिजिकल रिसोर्स, दूसरा आ जाएगा पर्सनल और तीसरा आ जाएगा सोशल रिसोर्स। फिजिकल रिसोर्स में आप सबसे पहले अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देखते हैं कि क्या मेरे पास सफिशिएंट मनी है, सफिशिएंट एसेट्स है इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए। दूसरा आप देखते हैं पर्सनल रिसोर्स, उसमें आप अपनी स्ट्रेंथ को चेक करते हैं कि क्या मेरे अंदर कॉपिंग स्किल्स हैं, क्या मेरे अंदर वो स्ट्रेंथ है जिससे मैं इससे इफेक्टिवली डील कर सकूं। और तीसरा आप देखते हैं सोशल रिसोर्स कि क्या मेरे फैमिली और फ्रेंड्स का कोऑपरेशन मुझे मिल रहा है, क्या वो लोग इस एडवर्स सिचुएशन में मेरे साथ खड़े हैं। तो आप इजिली डिफिकल्ट से डिफिकल्ट स्ट्रेसर से भी इजिली ओवरकम कर जाएंगे। क्लियर? तो किसी भी स्ट्रेसर से डील करने के लिए सबसे पहले हम प्राइमरी अप्रेजल बनाते हैं, उसके बाद हम सोशल अप्रेजल। प्राइमरी अप्रेजल में हम 3 चीजें देखते हैं उस इवेंट की जो हमें डैमेज कॉज कर सकती है, और सेकेंडरी अप्रेजल में हम अपने रिसोर्सेज को चेक करते हैं जो उस स्ट्रेसर से हमें ओवरकम कराने में हेल्प कर सकते हैं। क्लियर? अब देखो, अब मैं आपको बता रही हूँ फैक्टर्स ऑन विच अप्रेजल डिपेंड। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पर ये दोनों अप्रेजल डिपेंड करते हैं। तो पहला आ जाता है पास्ट एक्सपीरियंसेस। देखो पास्ट एक्सपीरियंसेस में क्या आ जाएगा कि अगर आपने ये थ्रेटनिंग सिचुएशन पहले भी डील की है तो आपके लिए ये लेस स्ट्रेस क्रिएट करेगा, आप इसे सक्सेसफुली हैंडल कर लेंगे क्योंकि आपके पास पास्ट एक्सपीरियंस है, पहले भी ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन आप फेस कर चुके हैं, तो अब भी आप इस सिचुएशन को इजीली हैंडल कर पाएंगे। यानी जिस पर्सन को पहले कोरोना हो गया था उस सिचुएशन को वो ओवरकम करके निकल आया, और अगर उसको दोबारा भी कोरोना हो जाता है तो उस सिचुएशन को अब वो बहुत इजीली डील कर लेगा क्योंकि उसको पता है कि मुझे कैसे इस एडवर्स सिचुएशन से, कैसे इस स्टिमुलस को ओवरकम करना है, कैसे मुझे इसको कॉन्कर करके बाहर निकलना है। क्लियर? तो आप इसको कैसे लिखेंगे? लेस थ्रेटनिंग इफ हैंडल्ड सक्सेसफुली इन द पास्ट। दूसरा पॉइंट आता है कंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल में क्या आएगा? मास्टरी ओवर नेगेटिव सिचुएशन, एक्सपीरियंस लेस स्ट्रेस। देखो अगर आप नेगेटिव सिचुएशन को इजीली हैंडल कर लेते हैं, अगर आपकी मास्टरी है उस सिचुएशन को हैंडल करने में, तो आपको लेस स्ट्रेस अराइज होगा। यानी अगर आपका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव है, आप पॉजिटिवली परसीव कर रहे हैं, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आपके अंदर एबिलिटीज है उस सिचुएशन से कोप अप करने की, आप उसे कंट्रोल इजीली कर पाएंगे। और अगर आप सरेंडर कर देते हैं उस सिचुएशन के सामने तो आपकी कंट्रोलेबिलिटी वीक हो जाएगी। तो यहाँ कंट्रोलेबल में आप यही लिखेंगे कि अगर नेगेटिव सिचुएशन को हम इजीली कंट्रोल कर पाते हैं तो वो हमारे लिए लेस स्ट्रेस क्रिएट करेगी। क्लियर? थर्ड पॉइंट इज सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी में आप क्या लिखेंगे? पॉजिटिव परसेप्शन लीड्स फेवरेबल आउटकम। देखो हर चीज आपके परसेप्शन पर डिपेंड करती है, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बिहेव करेंगे और वैसा ही आपका एटीट्यूड बन जाएगा। देखो अगर किसी भी प्रॉब्लम को आप पॉजिटिवली लेते हैं, अगर आपका परसेप्शन पॉजिटिव है, आप ऑप्टिमिस्टिक है, तो डेफिनेटली उस सिचुएशन का कोई ना कोई आप सोल्यूशन निकाल लेंगे। लेकिन अगर आपका परसेप्शन ही नेगेटिव है, आप पेसिमिस्टिक बन जाते हैं, आप हर चीज में ये सोचते हैं कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, अगर कोरोना इन्फेक्शन हो गया तो आप सोचेंगे नहीं ये तो फैटल है, मैं तो इसको ओवरकम कर ही नहीं सकता, मेरे अंदर तो वो विल पावर ही नहीं है, मैं तो इम्यूनिटी डेवलप ही नहीं कर सकता, तो डेफिनेटली वो एक फैटल इवेंट बन जाएगा। जैसी हमारी वे ऑफ थिंकिंग होती है वैसा ही हमारा एटीट्यूड बन जाता है और वैसा ही हमारा परसेप्शन बन जाता है। जैसे हम किसी चीज को परसीव कर रहे हैं वैसे ही हम उसे हैंडल करने की कोशिश करेंगे। अगर किसी एडवर्स सिचुएशन को, अगर किसी स्ट्रेसर को हम पॉजिटिवली हैंडल करने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली हम कोई ना कोई सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे और उस एडवर्स सिचुएशन को हम इजिली ओवरकम कर जाएंगे। तो यही आता है सेल्फ एफिकेसी में।
और लास्ट है सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखो सेल्फ कॉन्फिडेंस में क्या आएगा कि अगर पर्सन के पास फिजिकल रिसोर्सेज, पर्सनल रिसोर्सेज और सोशल रिसोर्सेज स्ट्रोंग है, सफिशिएंट है, तो डेफिनेटली वो पर्सन स्ट्रेसर को इजीली डील कर पाएगा, किसी भी एडवर्स सिचुएशन को वो इजीली ओवरकम कर जाएगा। अगर पर्सन की सेल्फ एफिकेसी भी हाई है, उसके अंदर किसी भी एडवर्स सिचुएशन को कंट्रोल करने की एबिलिटीज भी है, किसी भी एडवर्स सिचुएशन से वो कोप अप कर सकता है, तो ऑटोमेटिकली उस पर्सन का सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है और वो एडवर्स सिचुएशन को इजीली ओवरकम कर लेगा, उस सिचुएशन से वो इजीली बाहर निकल आएगा। तो ये 4 फैक्टर्स है। पहला है पास्ट एक्सपीरियंस, दूसरा है कंट्रोलेबल, तीसरा है सेल्फ एफिकेसी और चौथा है सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिस पर स्ट्रेस अप्रेजल डिपेंड करता है। क्लियर? अब मैं आपको बताती हूँ लाइफ स्ट्रेसर्स एंड ड्यूरेशन के बारे में। देखो हमारी लाइफ की हमेशा स्मूथ फंक्शनिंग नहीं होती है। लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी तरह की सिचुएशन अराइज होती रहती है। एक तरह की सिचुएशन लाइफ में कभी भी अराइज नहीं होती। कभी हम साइकोलॉजिकली स्ट्रेस हो जाते हैं, कभी सोशली स्ट्रेस हो जाते हैं, कभी हम एनवायरमेंटल की वजह से स्ट्रेस्ड फील करते हैं। तो आप साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर में क्या लिखेंगे? फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड प्रेशर। इसके बाद आ जाता है एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल में जैसे पोल्यूशन है, नॉइज है, हीट है, क्राउड है, इन सब की वजह से हम इरिटेटेड फील करते हैं। एंड लास्ट है सोशल। सोशल में आ जाएगा डिस्क्रिमिनेशन, ब्रेकअप इन रिलेशंस। तो इनमें से जब भी कोई स्ट्रेसर हमारी लाइफ में आता है और हम उसे कॉप अप नहीं कर पाते, तो हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आ जाते हैं। अब देखो जब ये स्ट्रेसर आते हैं तो इनकी इंटेंसिटी, इनकी ड्यूरेशन, कॉम्प्लेक्सिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी भी एक दूसरे से वेरी करती है। देखो एक स्ट्रेसर अगर हाई इंटेंसिटी का है, उसकी लॉन्ग ड्यूरेशन है, वो मोर कॉम्प्लेक्स है, अनप्रेडिक्टेबल है, तो वहां पर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अगर स्ट्रेसर लो इंटेंसिटी का है, उसकी ड्यूरेशन शॉर्ट ड्यूरेशन है, अगर वो सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है और वो प्रेडिक्टेबल है, तो वहां पर उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस कम होंगे। तो ये डिपेंड करता है डिग्री ऑफ स्ट्रेस लेवल पर। एक पर्सन से दूसरे पर्सन के लिए भी ये वेरी करता है कि कौन किस तरह से उस स्ट्रेस को एक्सपीरियंस करता है। तो समझ में आया कि इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, कॉम्प्लेक्सिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी में हर स्ट्रेसर एक दूसरे से वेरी करता है। देखो ये तीनों पॉइंट साइकोलॉजिकल, एनवायरमेंटल और सोशल मैं आपको और भी डिटेल में बताऊंगी जब मैं आपको टाइप ऑफ स्ट्रेस एक्सप्लेन करूंगी कमिंग वीडियो लेक्चर्स में। तो मैं आपको मोर डिटेल्ड लेक्चर प्रोवाइड करूंगी, उसमें मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी कि ये तीनों स्ट्रेसर जब लाइफ में आते हैं तो किस तरह के ये सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करते हैं और किस तरह के ये नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस प्रोवाइड करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ स्ट्रेस रिएक्शन। देखो जब लोग स्ट्रेसफुल सिचुएशन को फेस करते हैं तो वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, उनके रिएक्शन भी एक दूसरे से वेरी करते हैं। तो देखो पहला रिएक्शन आता है इमोशनल रिएक्शन, दूसरा है फिजियोलॉजिकल रिएक्शन, तीसरा है कॉग्निटिव रिएक्शन और चौथा है बिहेवियरल रिएक्शन। देखो इमोशनल रिएक्शन में क्या होता है कि जब पर्सन के सामने कोई एडवर्स सिचुएशन होती है तो वो इरेटिक बिहेवियर दिखाता है, वो इरिटेटेड हो जाता है, हमेशा वो टेंस रहता है, वो एंजाइटी और डिप्रेशन में चला जाता है। तो आप कैसे दिखाएंगे इमोशनल रिएक्शन में? इरिटेटेड, मूडी, इरेटिक बिहेवियर, टेंशन, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। ये सारे पॉइंट्स आप इसमें लिख के दिखाएंगे कि जब पर्सन इमोशनल रिएक्शंस दिखाता है तो उसका बिहेवियर इस तरह का होता है, वो मूडी बन जाता है, वो इरिटेटेड हो जाता है, वो हमेशा डिप्रेशन में रहेगा, हमेशा टेंशन में रहेगा। तो इस तरह के रिजल्ट्स आते हैं जब पर्सन कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को फेस करता है। दूसरा आ जाएगा फिजियोलॉजिकल रिएक्शन। फिजियोलॉजिकल में क्या होगा कि उसकी बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो उसकी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है, उसका बीपी इंक्रीज हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम उसका डिटीरियोरेट हो जाता है,
उसकी जो डाइजेस्टिव फंक्शनिंग होती है वो खराब हो जाती है, स्ट्रेस का बॉडी पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, उसकी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है, बीपी भी उसका अनस्टेबल हो जाता है और उसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी डिटीरियोरेट हो जाता है। तीसरा आता है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव रिएक्शन में आप क्या लिखेंगे? रिड्यूस कॉन्सेंट्रेशन एंड मेमोरी, इम्पल्सिव, फॉल्टी डिसीजन। देखो कॉग्निटिव रिएक्शन के क्या पॉइंट्स होंगे कि जब पर्सन स्ट्रेस एक्सपीरियंस करता है तो उसकी मेमोरी लॉस हो जाती है, वो किसी चीज पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, वो इम्पल्सिव हो जाता है, यानी बहुत उसका हॉस्टाइल बिहेवियर हो जाता है। इसके बाद उसकी फंक्शनिंग डिटीरियोरेट हो जाती है क्योंकि वो कहीं भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। मेमोरी लॉस होने की वजह से वो पास्ट इवेंट्स को मेमोराइज नहीं कर पाता, रिकलेक्ट नहीं कर पाता और उसके जो भी डिसीजंस होते हैं वो फॉल्टी डिसीजन होते हैं, क्योंकि जब उसकी मेमोरी लॉस हो जाती है, उसका कंसंट्रेशन वीक हो जाता है तो वो प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाता। और लास्ट आ जाता है बिहेवियरल रिएक्शन। देखो बिहेवियरल रिएक्शन में आप क्या लिखेंगे? डिस्टर्ब स्लीपिंग पैटर्न, ईटिंग डिसऑर्डर्स, परफॉर्मेंस डिक्रीजेस। देखो बिहेवियरल रिएक्शन में आप क्या दिखाएंगे कि जब पर्सन स्ट्रेसफुल सिचुएशन को रियलाइज करता है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन को एक्सपीरियंस करता है, तो उसका स्लीपिंग पैटर्न भी चेंज हो जाता है। या तो वो बहुत सोता ही सोता रहेगा या वो बिल्कुल भी नहीं सोएगा। उसको ईटिंग डिसऑर्डर हो जाता है, या तो वो बहुत खाना खाना शुरू कर देता है या वो बिल्कुल ही खाना नहीं खाता। तो उसके सारे जो लाइफ स्टाइल होती है वो चेंज हो जाती है और उसको डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। ये सब उसके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होता है। उसका परफॉर्मेंस भी डिक्रीज हो जाता है क्योंकि वो नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रहा है, उसकी फंक्शनिंग डिटीरियोरेट हो जाती है। तो होपफुली ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे स्ट्रेस रिएक्शन के। पहले इमोशनल रिएक्शन है, दूसरा है फिजियोलॉजिकल रिएक्शन, तीसरा है कॉग्निटिव रिएक्शन और चौथा है बिहेवियरल रिएक्शन। फिर भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम अराइज होती है तो फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि मैं आपका पूरा सिलेबस एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। कुछ ही टॉपिक बचे हैं जो मैं अभी आपको कंटिन्यूटी में एक्सप्लेन कर दूंगी और आप वीडियो लेक्चर फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना ताकि आपको सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाए। प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।